किसी को अगर बाहर आना है आप बाहर आ जाइए, इसके बाद अटैक शुरू होने वाला है। राम रहीम का जब ये आंदोलन हुआ तो कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि कुछ तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने राज्यपाल पुनिया को खुद फोन किया कि आर्मी को आना पड़ेगा डेरे को खाली करने के लिए। धारा 144 के बावजूद अपने घरों से बाहर आ गए थे और काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। हमने जाट आंदोलन को ही खत्म कर दिया, उसके बाद जाट आंदोलन हुआ ही नहीं है। बार बार आप ऑपरेशन खुखरी की बात कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं। हाथ काटने से पहले ऑप्शन दिया जाता था कि लॉन्ग स्लीव्स या हाफ स्लीव्स। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें से 16 देशों ने हथियार डाले, सिर्फ एक हिंदुस्तान का सिपाही उसने बोला मेरा भगवान है, और बाकी कैसे गए जिन्होंने हथियार डाले उनकी वर्दियां भी निकाल दी। और इसी दौरान क्या करते हैं वो, एक बार मेरे को पकड़ लेते हैं। आप ही को पकड़ लिया? और कारण था डायमंड्स। सिरा लियोन में दुनिया का 1 नंबर डायमंड होता है। जंगल में कम से कम भी 2-4 हजार आतंकवादियों ने आपको घेर लिया है। इंसान के शरीर के 2 हिस्से हो गए हैं, वो फिर भी गाड़ी चला रहा है 200 मीटर। ये चमत्कार हमने देखा है। एक तरफ से हम निकले हैं कैलेहोन से, जिसको बोलते हैं कैलेहोन, दूसरी तरफ से दारू से हमारा बटालियन हेडक्वार्टर जो था, उधर से हमारी बटालियन ने भी मूवमेंट शुरू किया है। सुना इस पर मूवी भी आने वाली है। आपका किरदार रणदीप हुड्डा निभाने वाले। जो यूएन की हिस्ट्री का सबसे कामयाब ऑपरेशन है, उसको एक ब्रिटिश ऑपरेशन का स्टैम्प। ऑपरेशन चलाया इंडियन आर्मी के जवानों ने और उसको कब्जा कर लिया ब्रिटिश आर्मी ने। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ कोई IAS, IPS, कोई एक्सपर्ट नहीं है। आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया। युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं ये, और 1984 में भारतीय सेना इन्होंने ज्वाइन की। 35 सालों से ज़्यादा वक्त तक सेवाएं दी अपनी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत चीन सीमा है वहाँ पर भी ये तैनात रहे, और पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में ये कार्यरत थे। और उस दौरान ये ऑपरेशन हुआ था, एक बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। और ऑपरेशन खुखरी को लेकर ये किताब भी मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने लिखी है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस शो में मेजर साहब। और मेरा पहला सवाल ये है कि डेरा जो राम रहीम का था वो हरियाणा के सिरसा में था। मैं भी गया था कवर करने के लिए। बहुत बवाल वहाँ पर हुआ था, और कितना टफ था वो मैं ही जान सकता हूँ, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल में वो डेरा फैला हुआ है। तो किस तरह से उस पूरे कॉम्प्लेक्स को आपने खाली करवाया, कैसे वहाँ शांति बहाल की, हमारे ऑडियंस को आप बताइए और समझाइए सर। बहुत धन्यवाद अरविंद, आपके शो में बुलाने के लिए। इस तरीके की लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस भगवान ने दी हैं जो कि शायद मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि इतना कुछ मेरे को खुद सीखने को मिला। तो बात कर रहे हैं आप डेरा सच्चा सौदा। आपको मालूम है पंचकुला में जब बाबा राम रहीम को अरेस्ट किया था तो कितना आंदोलन और मारकाट और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो उसी के कोर्ट ऑर्डर में आदेश था कि जो डेरा है सिरसा में, उस डेरे को खाली किया जाए। गवर्नमेंट ने ट्राई किया, पैरामिलिट्री को डिप्लॉय किया, अंदर से फायरिंग हुई, काफ़ी लोग कैजुअल्टी हुए। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे श्री मनोहर लाल खट्टर, उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैं हिसार में डिवीज़न कमांड कर रहा था, हिसार के अंदर। फ़ोन आया कि आर्मी को आना पड़ेगा डेरे को खाली करने के लिए। तब हम हिसार से सिरसा गए हैं, और सिरसा हम पहुँचे हैं। पहुँचने के 1-2 घंटे के अंदर ही, जैसे आप बोल रहे थे, आप मीडिया को वहाँ पे कवर कर रहे थे, मीडिया में रिपोर्ट्स आना शुरू हो गया कि आर्मी हैज़ एंटर्ड डेरा, आर्मी डेरे में घुस चुकी है। उस एक स्टेटमेंट से इतना ज़्यादा लोगों की भावना तो सिरसा में थे कि लोग धारा 144 के बावजूद अपने घरों से बाहर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे।
तो गए थे हम डेरा खाली करने पर। वहाँ पे डेरे से पहले हमारे लिए ये टास्क हो गया कि सिरसा शहर की लॉ एंड ऑर्डर को काबू किया जाए। आपको मालूम है डेरा और सिरसा सिटी आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाँ जी। तो हम एकदम से डेरे को खाली करने जाने की बजाय पहले हमारे को ये टास्क हो गया कि इस सिचुएशन को काबू किया जाए जो कि शहर के अंदर नई पैदा हो गई है। तो मेरे को याद है उस समय मैंने सभी मीडिया को बुलाया था और 1 मिनट का इंटरव्यू लिया था, वो आज भी यूट्यूब के ऊपर है। मैंने होके बुलाया एक मीडिया कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर कि मैंने एक ही स्टेटमेंट बोला था कि अभी तो आर्मी आई है, अभी डेरे में तो हम कहाँ घुस गए, अभी तो घुसे नहीं है ना। कोशिश करेंगे, डेरा खाली गवर्नमेंट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, करेंगे, पर अभी तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। तो एक गलतफहमी जो फैल गई है उसकी वजह से लोगों में एक आक्रोश, तो एक वो स्टेटमेंट था जिसकी वजह से काफी हद तक सिरसा शहर कंट्रोल में आया। और सबसे पहले हमने डेरे को अप्रोच करने से पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, जो कि सिरसा शहर के अंदर फ्लैग मार्च किया और लोगों को वापस अपने घरों में जाने के लिए मजबूर किया कि आप अपने घरों में रहिए। 144 धारा जब लग जाती है, आप घर से बाहर आकर के 5 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके बाद हमने, डेरा बहुत बड़ा है, डेरे को पहले कॉर्डन करना शुरू किया। कोई भी उसको खाली करने के लिए पहले उसको घेरना पड़ता है। घेरा डाला हमने, वो घेरा हमने इतना टाइट डाला कि उस घेरे को देख के ही शायद अंदर वाले जो है उनको समझ में आ जाए कि अभी जो है ब्रह्मास्त्र आ चुका है। इंडियन आर्मी को मैं हमेशा ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का आखिरी हथियार है। अगर इंडियन आर्मी अगर फेल हो गई तो फिर कौन आने वाला है, आप खुद ही सोचिए। ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास फेल होने के लिए कोई चांस नहीं होता है। और कानून व्यवस्था में आर्मी का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राम रहीम का जब ये आंदोलन हुआ तो कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि कुछ तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने राज्यपाल पुनिया को खुद फोन किया। अब अगर शहर की कानून व्यवस्था, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आर्मी उतरी है तो कानून व्यवस्था किस तरह से खराब होगी। कई लोग मारे गए थे उस आंदोलन में। तो फिर क्या हुआ सर? उसके बाद अभी मैं इससे कनेक्ट बनाता हूँ, जो आपने बुक दिखाया ना ऑपरेशन खुखरी, दिखाइए हमारे दर्शकों को। इससे मैं इसका ऑपरेशन राम रहीम का कनेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी मैं घेरे के बाहर था, लेकिन खुखरी में मैं घेरे के अंदर 3 महीने रह चुका था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आ रहा था कि अंदर के लोगों के अंदर क्या भावना, इमोशंस क्या चल रहे होंगे। नॉर्मल जो आर्मी का तरीका है, एक बार घेरा डाला तो फिर अटैक करो, जैसे गोल्डन टेम्पल में हुआ। आपको मालूम है गोल्डन टेम्पल में कैसे खाली किया था कि पहले घेरा डाला और फिर आर्मी ने अटैक किया और गोल्डन टेम्पल को खाली किया। कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन खुखरी की वजह से मेरे को दिल में ख्याल आया कि अंदर जो लोग हैं, हो सकता है एक मौका दिया जाए, शायद अपने आप बाहर आने के लिए, क्योंकि हैं तो अपने देश के ही लोग। ऑब्वियसली हो सकता है इमोशनली मिसगाइडेड हो सकता है उनकी भावना की वजह से वो अंदर फंसे हुए हों। तो हमने एक सिरसा शहर का सीनियर सिटीजन्स जो थे उनका 10-12 लोगों का एक डेलीगेशन हमारे बिहाफ पे अंदर भेजा, एक आखिरी मौका कि किसी को अगर बाहर आना है आप बाहर आ जाइए, इसके बाद अटैक शुरू होने वाला है। क्योंकि उनको नज़र तो आ रहा था कि आर्मी का घेरा है, बहुत तगड़ा घेरा है, और अभी अगर अटैक होगा तो डेरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अंदर वाले आदमी भी कैजुअलिटी होंगे। ये स्पष्ट उनको मैसेज मिल गया। और ताजुब होगा आपको कि कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे लोग बाहर आने शुरू हो गए। घेरा हमारा था, लोग धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए। जो लोग बाहर आए उनको सबको हमने इस तरीके से ट्रीट किया कि उनको जो खाने के लिए व्यवस्था हमने पहले करवा दी थी, ताकि वो मोबाइल से अंदर मैसेज दें कि कोई नुकसान नहीं कर रही आर्मी, आप बाहर आ सकते हैं, बड़े अच्छे से आपको बाहर जो है स्वागत हो रहा है, खाना भी दे रहे हैं। और बसें खड़ी की हुई थी कि उन बसों के अंदर उनको उनके गांव पहुंचाने के लिए। अच्छा, मतलब सारा अरेंजमेंट आप लोगों ने। तो मैं कई बार सोचता हूं कि एक सिर्फ ऑपरेशन खुखरी जिसके अंदर कि मैं डेरे के अंदर था, तो हो सकता है एक फीलिंग, एक इमोशंस जो अंदर वाले लोगों के लिए था, क्योंकि मैं अंदर रह चुका था, उसी एक इमोशन के ऊपर
जो है ऑपरेशन राम रहीम, हमने बिना एक गोली चलाए पूरा डेरा खाली किया। वो जो डीसी कमिश्नर साहब थे वो खुद बोलते थे हमने पहला मिलिट्री का आदमी देखा है जो शायद इस जो आप क्राइम बोल रहे हो ना इसको समझ पा रहा है, और एक इंसानियत के नाते, ताकि हाथों में जो है अपने ही लोगों का खून आप ले करके अगर डेरा खाली करोगे, और दूसरा है अपने लोगों को आप बचा करके अपने टास्क को पूरा करोगे। सुपर। इंडियन आर्मी का काम है अपना टास्क। अब किस तरीके से करना है वो तो मेरे ऊपर छोड़िए ना, मेरे को टास्क दिया है, मेरा फर्ज है उसको मैं कैसे करना चाहूँ। टास्क और प्लान में यही फर्क है। टास्क मिलता है ऊपर से, प्लान बनता है इधर से या इधर से। तो वो जो प्लान बनता है वो इंडिविजुअल ऑफिसर की मर्जी है, उसमें कोई दूसरा आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। और यही एक फर्क जो इंडियन आर्मी में, पहले की आर्मी में आज की आर्मी में आ गया है कि अभी प्लान दिए जा रहे हैं, अच्छा, टास्क नहीं दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। टास्क दीजिए, प्लान इंडिविजुअल जो उसमें वहां पे हाजिर है उस पर छोड़ दीजिए, उसको अपना प्लान बनाने दीजिए। तो ये डेरा ऑपरेशन जो है मैं बोलूंगा कि मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि हाँ, क्योंकि शायद इतने लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल जान गई थी। जब ये पूरा हुआ बवाल तो कई गोलियां चली, कई लोगों की मौत हुई उसमें। yes. और जो डेरे की हम बात बता रहे हैं, डेरा इतना बड़ा है कि उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मूवी हॉल है, बहुत बड़ा। डेरे को आप छोटा मोटा मत समझिएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य था राम रहीम का। मेरा एक सवाल ये आपसे है कि ये बाबा राम रहीम हो या फिर इस तरह के बाबा हों, और डेरे से जुड़ाव जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लोगों का खास तौर से है, कुछ वजह मानते हैं आप? क्यों? ये मैंने इसका हिस्ट्री भी पढ़ा है, इसके बाद पढ़ा मैंने, और मैं इस डेरे से एक बार पहले भी संपर्क में आ चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि 1992 में फ्लड्स, सिरसा में फ्लड्स आए थे। अच्छा। उस साल घग्गर नदी का पानी सिरसा शहर में आ गया था। तब मैं कंपनी कमांडर था सिर्फ। अच्छा। और हमारी कॉलम को भेजा था फ्लड रिलीफ के लिए सिरसा में। सिरसा शहर में आप जाइए 1992 में, और फ्लड रिलीफ में लोगों की मदद कीजिए। जब हम फ्लड रिलीफ कर रहे थे तो हमें मालूम भी नहीं चला कि कब हमारा खाना इस डेरे से, जो डेरे के जो फॉलोअर्स थे वो खाना लेकर के आर्मी के लिए आए थे उस टाइम पे। ये शुरुआत इस डेरे का अफगानिस्तान से कोई बाबा आए थे, उन्होंने शुरू किया था इंडिपेंडेंस के बाद। तो शुरुआत तो अच्छी थी। और ये जो हुआ है राम रहीम वाला केस, ये एक शायद रेप का चार्ज था इनके ऊपर, वो प्रूव हो चुका था सीबीआई कोर्ट में, उस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। और बाकी एक्टिविटी, मैं खुद पर्सनली फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि सोशल वर्क भी काफी ये लोग करते हैं। हाँ, करते और इसीलिए फॉलोइंग इनकी ज्यादा है। हाँ। लोअर जो कास्ट में जो लोग हैं, पातना, समाना, पंजाब का जो बेल्ट है, वहाँ के लोग बहुत फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ दी सोशल एक्टिविटीज। सो ये डेरे जितने भी आप बोल रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं लोगों के जो इमोशंस है उनसे जुड़ते हैं। और शुरुआत इनकी अच्छी होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हो सकता है अपनी दिशा से भटक जाते हैं। तो जैसे राम रहीम जी मूवी बनाने लगे थे, फिल्म बनाने लगे थे। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कई बार तो पैरोल मिल गया उनको, एक के बाद एक कई बार पैरोल मिल गया, जिस पर सवाल उठते हैं। चलिए खैर, आपने ये बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि भाई बॉर्डर पर जो ऑपरेशन है उसमें तो मतलब क्लियर होता है पिक्चर कि भाई दुश्मन कौन है। यहाँ तो अपने ही देश के लोगों से आपका सामना हुआ, तो जिस तरह से आपने ये ऑपरेशन चलाया, हमने उसको ब्लू स्टार की लाइंस पे नहीं जाने दिया। हाँ, हमने डेरा खाली भी किया, लेकिन उस लाइन पे नहीं जाने दिया। और एक जो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन था, उसको बहुत प्रेम के तरीके से किया। अमेजिंग। और अपना अमेजिंग। बार बार आप ऑपरेशन खुखरी की बात कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं ऑपरेशन खुखरी। क्या है ऑपरेशन खुखरी, विस्तार से बताइए। ऑपरेशन खुखरी 1999 में हम शांति सेना में गए थे, और हमारा वहाँ पे टास्क था, वहाँ के जो आतंकवादी हैं RUF, रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, वो आतंकवादी हथियार डालने के लिए तैयार हो गए थे। कहाँ पोस्ट? ये वेस्ट अफ्रीका में है, पश्चिम अफ्रीका में एक छोटा सा देश, जो 1962 तक एक ब्रिटिश कॉलोनी था। उसके बाद आज़ाद हुआ, कुछ सालों तक ठीक रहा, लेकिन उसके बाद 1990 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया, करप्शन की वजह से, कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है। तो लगभग 10 साल तक वहाँ पे एक सिविल वॉर चला, जिसमें कि इतना मारकाट हुआ। और ये RUF जो फोर्स है
फोड़े शंखों ने खड़ी की सिर्फ करप्शन से लड़ने के लिए, पर ये खुद इतने करप्ट हो गए उसके बाद कि इन्होंने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हम वहाँ गए हैं तो हमने देखा है कि लगभग 20% पॉपुलेशन के या तो हाथ नहीं है या तो पैर नहीं है। ओह माय गॉड। और ये पूछते थे, हाथ काटने से पहले ऑप्शन दिया जाता था कि लॉन्ग स्लीव्स या हाफ स्लीव्स। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो जिसका हाथ काटना है उससे पूछते थे आपको हाफ स्लीव चाहिए या लॉन्ग स्लीव चाहिए। ये इनका टेरर फैलाने का तरीका था। तो इतना मतलब दहशत आरयूएफ ने वहां फैला रखी थी, और कारण था डायमंड्स। सिरा लियोन में दुनिया का 1 नंबर डायमंड होता है। अच्छा। और पूरा डायमंड की सियरा लियोन। सिरा लियोन दुनिया का 1 नंबर डायमंड। वो तमाम डायमंड्स की जो खदानें थी ना, वो इनके पास थी, आरयूएफ के पास, आतंकियों के पास। ये उसको स्मगलिंग करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, और वहां से आता था हथियार और पैसा और ड्रग्स। ब्लड डायमंड करके एक मूवी आप देखिए, वो इनकी हकीकत बयान करेगी किस तरीके का माहौल वहाँ था जब हम गए हैं। पर हम जब गए हैं तो एक शांति वहाँ पे कायम हो चुकी थी, और यही आरयूएफ मान चुकी थी कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हथियार डालेंगे न्यूट्रल फोर्स के सामने। तो यूएन के तहत हमारे को भेजा गया था, और हम वहाँ पे करीब 3-4 महीना जाके काम किए। कैलेहोन एक जगह है जहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आरयूएफ का हेडक्वार्टर जो गढ़ है और जंगल का इलाका है, लाइबेरिया के नज़दीक है। जो सिरा लियोन में जितना भी कहानी चल रहा था, लाइबेरिया का पूरा उसके अंदर हाथ था, और लाइबेरिया बिल्कुल कैलेहोन के साथ में जो है 5-7 किलोमीटर में ही था। तो जब बाकी सब शांति सैनिक ने मना कर दिया कैलेहोन जाने के लिए, तो इंडियन फोर्स जो कंपनी था उसका मैं कंपनी कमांडर था, हमने बोला हम जाएंगे, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ पे वहाँ पे जाने का मजा अलग है ना। तो हम गए कैलेहोन। सर कॉफी और कैलेहोन में जा करके जितना हमने वहाँ की हालात देखी ना, वहाँ तो मतलब इतना दिल में दर्द उठ गया उन लोगों को देख के। इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं। तो हमने कहा यार बाद में जो है ना हथियार डलवा लेंगे, पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ किया जाए। तो हमने शुरू किया वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन्स, मेडिकल कैंप, कि लोगों को एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है वो तो दे दें। वही एक जो हमारा ने बोलते हैं अच्छा काम लोगों को इतना पसंद आया कि वो आरयूएफ को सपोर्ट करने की बजाय हमारे जो है ना भक्त बन गए थे कि आपने हर जगह जो है माइंड सेट दिमाग लगाया। नहीं, ये ऐसा है कि कहाँ दिमाग कहाँ पे दिल, कई जगह दिल लगाना पड़ता है। हाँ, ऑपरेशन के लिए कुछ भी लगाओ, दिल दिमाग। तो यहाँ हमने दिल लगाया और दिल से काम किया, और रोज काम किया। 2-3 महीने में उस पूरे एरिया को कवर कर दिया। और जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब भूखमरी और जहाँ पे इतना ज़्यादा बीमारियाँ और इतना ज़्यादा पीड़ा होती है ना, वहाँ थोड़ा सा अगर एक मरहम कोई देने आ जाए तो वो उसको भगवान मानने लग जाता है। इसके बाद आरयूएफ को लगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो तो शिफ्ट हो रहा है शांति सेना की तरफ। कुछ महीनों के बाद किसी वजह से कोई दूसरे इलाके में कुछ हथियार डालने के जो है ज़बरदस्ती कुछ कार्रवाई हुआ, तो वहाँ फायरिंग हो गया। मकैनी मुकबरा का एक जगह है, और उसकी वजह से पूरे जितने भी शांति सेना में जितनी भी फोर्स थी सबको आरयूएफ ने घेर लिया। अच्छा। वो एक इंसिडेंट की वजह से। और करीब 17 देशों के सिपाही थे शांति सेना में, उसमें से 16 देशों ने हथियार डाले आतंकवादियों के सामने। सिर्फ एक हिंदुस्तान का सिपाही उसने बोला मेरा भगवान है, इसको मैं नहीं डाल सकता हूँ। और हमने बोला ये नहीं होगा, हम यहाँ पे आए हैं शांति सेना में, शांति के लिए आए हैं, लेकिन मैं अपना हथियार कैसे आपके कदमों में डाल दूँ भाई? ये तो मैं जो है ना पूजा करता हूँ ना, मेरी ये वर्दी है, मेरे लिए धर्म है, मेरा हथियार मेरा भगवान है, कैसे मैं डाल दूंगा? तो ये इंसिडेंट की जो ट्रिगर है, शुरुआत होती है जब वो हमारे को घेर लेते हैं जंगल में लगभग 300 हिंदुस्तान के सिपाही हैं जिनका मैं कंपनी कमांडर हूँ, और कम से कम भी 2-4 हज़ार आतंकवादियों ने आपको घेर लिया है। वहाँ शुरू होती है ये कहानी जो इस बुक में हमने लिखी है
कि अब एक जो शांति सैनिक है वो 2 हैट पहनता है, एक तो शांति सैनिक का और एक सिपाही का। दिन भर मैं बाहर निकल करके कोशिश करता हूं कि शांति कायम रहे, और इसी दौरान क्या करते हैं वो, एक बार मेरे को पकड़ लेते हैं। आप ही को पकड़ लिया? मेरे को पकड़ के ले जाते हैं अपने हेडक्वार्टर में। अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, प्रिजनर ऑफ वार, कैदी बना करके ले जाते हैं। 1 हफ्ता मेरे को कैदी बनाते हैं कि मेरे को कैदी बना करके कंपनी पे दबाव डालेंगे कि हथियार डालो। समझ रहे हैं आप? हाँ। कि आपके कंपनी कमांडर को मार देंगे, हथियार डालिए। लेकिन आपको बहुत खुशी होगी जान करके कि चाहे कंपनी कमांडर हो या कोई भी हो, हमारा सैनिक जो है अपने धर्म पे कायम रहता है, जो कि उसका मजहब, उसका सब कुछ है। हथियार नहीं डाले हमने। उन्होंने कोशिश ये भी किया कि कंपनी कमांडर को हम बकरा बना करके कैसे इनसे हथियार डलवाएं, वो भी, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। वो जो लोग जिनको मैं बोल रहा था ना, हमने शुरू में जाके मरहम लगाया, वो लोग आके खड़े हो गए आरयूएफ के सामने, मेजर पुनिया को छोड़ो, नहीं तो हम आरयूएफ को नहीं छोड़ेंगे। पूरा केलेहोन डिस्ट्रिक्ट के लोग मोबिलाइज हो गए एक मेजर पुनिया के लिए। पूरे गांव के गांव उमड़ पड़े, क्योंकि 3 महीने हमने जो वहाँ पे मरहम लगाया था, वो मरहम का ऊपर वाला जब देता है तो अच्छे कर्म को वापस दे देता है। तो जो आतंकवादियों का कमांडर था उसको समझ में नहीं आया कि यार मैं एक मेजर पुनिया को पकड़ के लाया हूँ, ये पूरे लोग केलेहोन डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं कि आप छोड़ो, मेजर पुनिया को छोड़ो। तो वो एक दिल की लड़ाई दिल से लड़ी थी, और उनको मजबूर होना पड़ा वापस कंपनी में मेजर पुनिया को भेजने के लिए। अच्छा, आपको फिर भेजा? हाँ, उन लोगों की बात नहीं मानेंगे। कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं कामयाब हो सकती। सबसे जरूरी है लोकल सपोर्ट। वो जब उनको लगा कि लोकल सपोर्ट तो शिफ्ट हो गया, आरयूएफ की तरफ से हटके मेजर पुनिया की तरफ हो गया, तो वो वापस हम कैंप में आए। और उसके बाद भी, ये 3 महीने की कहानी है, उसके बाद भी हमने यही कोशिश की कि किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए। आतंकवादियों का कमांडर था कर्नल मार्टिन, वो ब्रिगेड कमांडर था, मेरा अच्छा दोस्त भी था वो। अच्छा। हम काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, बातचीत भी करते थे कि यार हम जाने के लिए तैयार हैं, ये टेंट तंबू वगैरह सामान सब छोड़ देंगे, इसको यहाँ रख लो, हमें सिर्फ एक हमारा हथियार लेके जाने दो, हम वापस जाएंगे, हम कोई लड़ने थोड़ी ना आए यहाँ पे सिरा लियोन में। उसको भी, उसके ऊपर था एक जनरल, उसका आदेश था कि नहीं, जैसे बाकी शांति सैनिक गए हैं वैसे ये जाएंगे। और बाकी कैसे गए, जिन्होंने हथियार डाले उनकी वर्दियां भी निकाल दी उन्होंने। अच्छा। कच्चे के अंदर अंडरगारमेंट्स में छोड़ा है उनको, लाइबेरिया ले जा करके। तो वो हमने देखा था। तो हमने कहा भाई ये तो कोई चांस नहीं है कि हम हथियार डालेंगे। कोशिश चलती रही, और इसी दौरान हर दिन का वाकया अलग था, जो डिटेल में आज बात नहीं करूंगा, लेकिन बुक के अंदर है, कोई पढ़ना चाहे तो। हर दिन का हमने लिखा है किस तरीके से माहौल बनता गया। और सिचुएशन ये आ जाती है कि आखिर में खाना ख़त्म। हम जो आर्मी में कैरी करते हैं ड्राई राशन 30 दिन का, दाल चावल, वो दाल चावल एक बार हम बना रहे थे, फिर भी कुछ लोग नहीं खा रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है ना आदमी को, तो भूख चली जाती है। ये माहौल था कैंप के अंदर। पर हर रात हम स्टैंड 2 में बंकरों में लगे होते थे कि आज अटैक आने वाला है। हर रात हम इंतजार करते थे कि आज शायद आतंकवादी अटैक करने वाले हैं। वो जब ये हालत आती है कि राशन पानी खत्म हो जाता है, तो इकट्ठा होकर के एक ही बात करते हैं कि भाई मरना तो है, भूख से क्यों मरे, सिपाही हैं, लड़के मरेंगे। तब हमने ऑपरेशन खुकरी के तहत उन आतंकवादियों पे अटैक करके, उनको मार करके, और यहाँ पे 3 रास्तों की हम बात करते थे। सबसे छोटा रास्ता था गिनी, केलेहोन से गिनी, दूसरा था केलेहोन से लाइबेरिया, और तीसरा था केलेहोन से दारू। 70 किलोमीटर पूरा आतंकवादियों का गढ़।
तो हम हमेशा बात करते थे कि नंबर 3 ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, पर आखिरी में क्या होता है कि ऐसे माहौल में एक सिपाही का दिमाग घूम जाता है, और मेरा दिमाग घूमता है कि भाई अब जाएंगे तो 3 नंबर पे ही जाएंगे, सबको ठोक के जाएंगे। बहुत दिन एक जलालत, एक जलील हो चुके हैं, इतना इन्होंने घेर लिया है, और अभी अगर हम निकलेंगे बाहर लड़ेंगे तो इनको पूरा इनके आरयूएफ के रास्ते में ठोकते हुए वापस दारू जाएंगे जहाँ बटालियन हेडक्वार्टर है। तो मेरे खुद के ऑफिसर्स हैरान थे कि कंपनी कमांडर क्या बोल रहा है जो सबसे मुश्किल वाला ऑप्शन है वो बोल रहा है। लेकिन वही किया हमने वही किया। हम 3 नंबर के रास्ते 70 किलोमीटर जंगल के रास्ते जो है पूरे आतंकवादियों को ठोक करके आए। सब ठीक ठाक आए। एक हमारा सिपाही जो एमुनिशन गाड़ी चला रहा था उसका अम्बुश रास्ते में हमारे को किया, तो एक रॉकेट उसके पेट में से निकल करके, अब रॉकेट जब पेट में से निकलता है, रॉकेट का साइज कम से कम भी 2.5-3 फुट का होता है, तो सर अलग, धड़ अलग, पैर अलग। अगर अम्बुश में वो गाड़ी रह जाए ना तो अम्युनिशन इतना गाड़ी के अंदर था कि अगर वो अम्युनिशन पूरा फट जाए तो एक आदमी भी नहीं बचे। अरे लेकिन उस हवलदार कृष्ण कुमार ने पैर से एक्सीलेटर दबाया है, हाथों से स्टीयरिंग चलाया है। 2 हिस्सा होने के बाद शरीर के 200 मीटर जो है गाड़ी को अम्बुश से बाहर निकाला है, और उसके बाद वो एकदम स्टीयरिंग पे शहीद हो गया है। तो ये एक वर्दी ही कर सकती है जिसका जुनून, वरना आप सोचिए कि ये करिश्मा नहीं है क्या, जिस इंसान के शरीर के 2 हिस्से हो गए हैं वो फिर भी गाड़ी चला रहा है 200 मीटर। ये चमत्कार हमने देखा है। और ये ड्यूटी और ये फर्ज जो हम बात करते हैं हिंदुस्तान की फौज के बारे में, वो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक है। एक आदमी जो है इस कंडीशन के अंदर भी अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता है, और उस गाड़ी को उस अम्बुश से बाहर निकाल के उसके बाद शहीद होता है। इतना अपना ड्यूटी वो करता रहता है ये कंडीशन होने के बाद। मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि जब आपकी कंपनी जा रही थी, 2 कंपनी जा रही थी, 2 कंपनी, कितने लोगों ने? 300 300 लोगों ने फिर सारे टेररिस्ट को मारना शुरू किया। किस तरह से फायरिंग हो रही थी, किस तरह से वो लड़ाई चल रही थी? क्या मतलब जवानों में जोश था, क्या बातचीत या कोई बातचीत भी हो रही थी कि इस तरह से बस ठोकते हुए चले जाओ? जोश तो बहुत था, और जोश इस वजह से था कि हर आदमी के दिल में ये था कि हम इतने दिनों का बदला लेंगे जो इन्होंने जो हमारे साथ किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ऑपरेशन खुखरी के अंदर जो है, एक तरफ से हम निकले हैं कैलेहोन से, जिसको बोलते हैं कैलेहोन, दूसरी तरफ से दारू से हमारा बटालियन हेडक्वार्टर जो था उधर से हमारी बटालियन ने भी मूवमेंट शुरू किया है, ताकि ये मूवमेंट दोनों तरफ से हुआ है। और आधे रास्ते में आके हमारा लिंकअप हुआ है, इसको हम लिंकअप बोलते हैं। तो ये एक ऑपरेशन जो कि प्लान किया गया था कि ब्रेकआउट होगा कैलेहोन, और इधर से जो है ग्राउंड फोर्स हमारी रवाना होगी दारू से, और रास्ते में दोनों आपस में मिल करके फिर वापस दारू को आएंगे। ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही हमारे पास कुछ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक पाकिस्तानी ऑफिसर भी था, एक ब्रिटिश ऑफिसर भी था। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर कौन होते हैं? जो बिना हथियार के होते हैं, उनका काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना, पर दे आर आर्मी ऑफिसर्स। सो ये जो पाकिस्तानी ऑफिसर था, इसने जब आखिरी में जब जाने लगा ना, उसने सल्यूट, मेजर रफीक, उसने सल्यूट करके मेरे को बोला है, क्योंकि हमने उस हालात में भी हमने खाया नहीं खाया, लेकिन अपने जो मेहमान थे उनको खिलाया है। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तानी धर्म कि मेहमान भगवान के समान है। तो उसने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर आए हैं पहले, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, और ये ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर भी फंसा हुआ था। तो इस हेलीकॉप्टर्स का आना सबसे पहली एक्टिविटी था, उसके बाद फायरिंग शुरू होता है। तो इस हेलीकॉप्टर से इन्होंने जो है 12 करीब थे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, उनको निकाला है हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद ग्राउंड फोर्स ने कार्रवाई शुरू की है। तो लगभग 25 साल नहीं 20 साल तक
ऑपरेशन खुखरी पे ब्रिटिश स्टैंप लगा रहा। आप समझ पा रहे हो कि क्योंकि सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर जो ब्रिटिश थे, बीबीसी मीडिया की इतनी ताकत थी कि ऑपरेशन खुखरी को एक ब्रिटिश स्टैंप के जरिए 20 साल तक इट वाज ए ब्रिटिश ऑपरेशन। अच्छा। हाँ, तब ये बुक 2020 में लिख करके इस ऑपरेशन को वापस हिंदुस्तान हम लेकर के आए हैं कि भाई ये ब्रिटिश ऑपरेशन नहीं था, ये इंडियन ऑपरेशन था। ब्रिटिश सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर थे, वो भी इसलिए आए थे कि ब्रिटिश ऑफिसर को निकालना है। लेकिन मीडिया की पावर है, बीबीसी ने उसको बार बार दिखाया और इस ऑपरेशन को, जो यूएन की हिस्ट्री का सबसे कामयाब ऑपरेशन है, उसको एक ब्रिटिश ऑपरेशन का स्टैम्प। ऑपरेशन चलाया इंडियन आर्मी के जवानों ने और उसको कब्जा कर लिया ब्रिटिश आर्मी। पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ बीबीसी हमारी मीडिया 2000 में 26 साल पहले हमारी मीडिया की रीच थोड़ी ना थी अफ्रीका में, और वहाँ जाती भी कहाँ, वहाँ जाती भी कहाँ। तो अमेजिंग ऑपरेशन था ये सर, ऑपरेशन खुखरी आपने बताया, और बिल्कुल आप लोग पढ़िएगा भी, बहुत यूनिक है। तो ब्रीफ में बताया सर आपने। अब हम शिफ्ट होते हैं कि आपकी जो किताब है, बुक है, उसमें जम्मू कश्मीर के तंगधार की पोस्टिंग का भी जिक्र है। मैं भी इन दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मैं जम्मू कश्मीर में ही था। ओके। मतलब पहलगाम अटैक जिस दिन हुआ था उसके मैं नेक्स्ट डे जम्मू कश्मीर पहुंच गया था। तो मैं पूरा जम्मू कश्मीर को मैंने त्राल, तंगधार, ये सारे। तंगधार देखा आपने? हाँ, तंगधार तक पहुंचा था मैं जब ये वो शेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तब मैं उस साइड जा रहा था। क्या अनुभव रहा आपका पोस्टिंग का, कितना टफ? तंगधार का जो ऑपरेशन, पहली बात तो तंगधार की लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। 1948 में जब हम जो कबीले आए थे पाकिस्तान से कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, और इंडियन आर्मी ने उनको खदेड़ना शुरू किया, उनको खदेड़ते खदेड़ते हम तंगधार तक पहुंच गए थे, और उसके बाद उस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। उस वजह से तंगधार एक क्या है, कटोरा, बाउल है, उसके ऊपर पूरी पहाड़ियां हैं जिन पे कि पाकिस्तानी पोस्ट है। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट का तंगधार के ऊपर डोमिनेशन है कि वहां जो हमारी ब्रिगेड है उसको बोला जाता है, पाकिस्तानी बोलते हैं चटनी ब्रिगेड। अच्छा। हाँ, कि इसकी हम चटनी कभी भी बना सकते हैं। अच्छा, गलतफहमी ये है उनको। हाँ, तो मेरी पोस्टिंग जब आई, मैं स्टाफ कॉलेज कर रहा था वेलिंगटन में। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरी पोस्टिंग आई 104 ब्रिगेड के अंदर एज बीएम उस जमाने में होता था जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। अच्छा। किसी को मालूम नहीं कहाँ है। फिर एक ऑफिसर ने मेरे को बोला कि साधना पास में पहुंच करके एक जरीकेन पे बैठ जाना, और जरीकेन 10 मिनट में नीचे जो है स्लाइड का काम करते तंगधार लेके चला जाएगा, वरना 12 घंटे घूमते रहोगे पहाड़ों में जी। तो साधना पास से एकदम नीचे ड्रॉप। साधना पास किस पे? शमशाबाड़ी रिज के ऊपर, जिसपे लगभग करीब करीब पूरा हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल शमशाबाड़ी रिज के साथ साथ चलता है। पर तंगधार एक ऐसा इलाका है जो शमशाबाड़ी रिज के आगे है, डाउन में है, और आप 3500 फुट की हाइट पे आ जाते हो। 7000 से आप 3500, सिर्फ वहाँ बर्फ भी बहुत कम गिरती है। तंगधार इज ए वेरी लो लाइंग एरिया, एक नीचे कटोरे की तरह है, और पूरी पाकिस्तानी पोस्ट उसको जो है डोमिनेट करती हैं। अच्छा। उस जमाने में इतना फायरिंग होता था कि हम दिन के टाइम हरकत नहीं कर सकते थे, और इतना लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से शेलिंग आप पूछो नहीं। मैं एज ए ब्रिगेड मेजर मतलब 24/7 ड्यूटी पे रहता था, सोने को नहीं मिलता था। मुश्किल से 1-2 घंटा अगर सो जाते थे तो बहुत किस्मत समझते थे। तो तंगधार एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। कारगिल ऑपरेशन हो जाता है इसी दौरान। 1999 में जब कारगिल ऑपरेशन होता है, और जब कारगिल में हमारी फोर्स जब उनको खदेड़ना शुरू करती है, टोलोलिंग और बाकी एरियाज में जब अटैक शुरू करते हैं, उसका अटैक का रिएक्शन कहाँ आता है? तंगधार के ऊपर। कि भाई अभी इंडियन आर्मी कारगिल में जो भी कर रही है उसको आप रिटेलिएशन कहाँ कर रहे हो? पूरी पाकिस्तान की जितनी भी पोस्ट थी, इतना भयंकर फायर उन्होंने तंगधार टाउन के ऊपर शुरू किया कि इतनी कैजुअलिटीज, इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज मैंने शायद अपनी आंखों से पहली बार देखी होंगी। सिविलियन को मारना शुरू कर दिया। तंगधार टाउन के साथ ही ब्रिगेड है,
ब्रिगेड हमारा एक पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है, टारगेट तो वो हमारी ब्रिगेड को कर रहे हैं, पर शेलिंग पूरा टाउन के अंदर आ रहा है। तो अकुप्रेशर मतलब अभी उसने ये कर रहा है, तो अभी मैंने कौन सी नब्ज को दबाना है, हम इसको बोलते हैं अकुप्रेशर। अच्छा। तो यहाँ पे दिमाग काम करता है। मैं बोल रहा था कई बार दिल से कई बार दिमाग से, यहाँ पे दिमाग काम करता है कि भाई अगर ये फायरिंग बंद नहीं हुई ना तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा, 100% कैजुअलिटी हो जाएंगी। तो ब्रिगेड कमांडर को मैं शायद एक बात बोलता हूँ, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास एक ही मौका है कि अकुप्रेशर किया जाए मुजफ्फराबाद के ऊपर, पीओके में। हाँ। तो वही तरीका है इनको चुप करने का। वो बोलते हैं यार मुजफ्फराबाद तो हमारी रीच में नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर हमारी बोफोर्स गन शमशाबाड़ी को क्रॉस करके तंगधार टाउन में आ जाती है तो तंगधार टाउन से हम मुजफ्फराबाद को पहुंच सकते हैं। अच्छा, वहां से रीच है। हाँ। तो उस जमाने में जो रास्ता था काफी खराब था, तो डोजर वगैरह लगा करके रात को काम करके हमने उस ट्रैक को ठीक किया और बोफोर्स गन को अंदर लेके आए। जो बोफोर्स गन शमशाबाड़ी के पीछे की तरफ लगी हुई थी उनको अभी शमशाबाड़ी क्रॉस करके आगे की तरफ तंगधार टाउन में लेके आए और वहां से हमने टारगेट किया मुजफ्फराबाद। जैसे मुजफ्फराबाद में बम पहुंचे ना, जितनी ये पोस्ट ऊपर से शेलिंग कर रही थी सब में सफेद झंडे लग गए। अच्छा। सफेद झंडे, हाँ, शांति की बात कि शेलिंग बंद। तो दर्द कहाँ होता है, वहीं पे मारिए। यही अमेजिंग। यही दिमाग की लड़ाई है। लड़ाई सिंदूर आपने देखा, इस बार सिंदूर में क्या हुआ, भाई मार वहीं किया ना जहां पे उनको दर्द होता है। इससे पहले पंजाब में बार नहीं की थी हमने, इस बार पंजाब में मार की ना, पाकिस्तानी पंजाब में। इससे पहले हम पीओके में लगे रहे, पीओके में लगे रहे। इस बार हम पाकिस्तानी मेन बेस जो बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह जो जैश का हेडक्वार्टर, और इधर आपका मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर। दर्द हुआ ना। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सोचा था, मैं टेररिज्म कवर करता हूं, तो जिस ऑफिसर कई ऐसे ऑफिसर वो आए चले गए, पन्ने पर लिख दिया जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर के बारे में, मुरीद के लश्कर के हेडक्वार्टर में, और इंडिया में जितने अटैक हुए इंक्लूडिंग 26/11 सभी की प्लानिंग या तो बहावलपुर या मुरीद के में हुई। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इंडिया अटैक कर देगा, जो हुआ। अमेजिंग अटैक था ऑपरेशन सिंदूर का। तो यही है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 तरीके की लड़ाई होती है, एक अट्रिशन की लड़ाई होती है, एक मन्यूवर की लड़ाई होती है। अट्रिशन की लड़ाई होती है जब आप ताकत से ताकत भिड़ाओ, और मन्यूवर की लड़ाई होती है ताकत वहां लगाओ जहां पे उसको दर्द होना चाहिए। यह है दिमाग की लड़ाई। क्या दिमाग लगाया आपने। मैं ये हमेशा जो अभी यंग ऑफिसर्स हैं उनको मैं काफी ट्रेनिंग में मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, यही चीज बोलता हमेशा कि लड़ाई लड़िए मन्यूवर की, लड़ाई लड़िए अपनी ताकत वहां लगाइए जहां पे उसकी कमजोरी है। ताकत से ताकत मत भिड़ाइए। ताकत से ताकत भिड़ाना तो है जो पुराने जमाने की लड़ाई, जब तलवार वाला तलवार से लड़ता था, हाथी वाला हाथी से। आजकल की लड़ाई में आप ताकत से ताकत भिड़ाने की बजाय अपनी ताकत लगाइए जहां पे उसको दर्द हो, जहां पे उसकी कमजोरी है, उस पे अपनी ताकत लगाओगे आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये सीखा हमने तंगधार में। लाइन ऑफ कंट्रोल में 150 पोस्ट थी मेरे पास, 150 150 पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान वाले, भारत पाकिस्तान हमारी है 150 पोस्ट, उसके अपोजिट लगभग उतनी उनकी पोस्ट। अब जब एक पोस्ट पे फायर आता था पाकिस्तानी पोस्ट का, तो मैं सोचता था अब उसकी कौन सी पोस्ट पे मैं फायर करूं ताकि ये चुप हो जाए, वरना आप एक पोस्ट से पोस्ट लड़ते रहो, कब तक लड़ोगे। तो वहां मैंने सीखा एज ए यंग ऑफिसर, मैं बात कर रहा हूँ 1997 टू 1999, मैं 32-33 साल का था, क्या उम्र थी। मैं सीख गया अकुप्रेशर कि अभी कमांडर मेरे को बोलता था अकुप्रेशर स्पेशलिस्ट, कि इसको नब्ज दबानी आती है, पुनिया को मालूम है अभी कौन सी नब्ज दबानी है। जैसे ही मेरे को इंफॉर्मेशन आती थी ना, ऑपरेशन कंट्रोल करना एक कला है, ऑपरेशन लड़ना एक कला है, लेकिन उससे बड़ी कला है ऑपरेशन को कंट्रोल करना। तो मैं ऑपरेशन कंट्रोल करता था, और मेरा काम ये था कि जब अगर मेरी इस पोस्ट पे फायर आ रहा है, मैं इस पोस्ट को चुप करके दूसरी पोस्ट से उसकी उस पोस्ट पे फायर शुरू करूं तो ये चुप हो जाएगा। ये है अकुप्रेशर। तो हमने अकुप्रेशर की लड़ाई सीखी, और
वही लड़ाई शायद मेरे को जिंदगी भर काम आई। अफ्रीका में भी हमने कोशिश किया शांति का, लेकिन जब शांति काम नहीं की तो फिर वही लड़ाई वहाँ भी लड़ी। तो ये एक अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग माहौल है, और कौन सी सिचुएशन में कौन से हालात में कौन सी दवाई काम करेगी आदमी को ये मालूम होना चाहिए। अगर आप ये सीख गए ना तो शायद आर्मी में नहीं, हर सिचुएशन में आदमी को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन में एक ही जो है सॉल्यूशन काम नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपने बच्चों को कैसे करना है मत बताइए, नहीं तो सीखेगा ही नहीं वो। आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है, उस पर छोड़ दीजिए। वो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा। एक काम को करने के 100 तरीके हैं ना, अब उस 100 में से कौन सा तरीका अच्छा है उसको अपने आप सोचने दो। आजकल क्या हो रहा है, आप पेरेंटिंग में देख लो, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अंगुली पकड़ के बच्चे को हर मोबाइल चीज दे देते हैं, नहीं तो कुल मिला जुला के। तो सीखना, ये हम ट्रेन के ऊपर बैठ के स्कूल जाते थे, तो वो सब बचपन में सीखने को मिला। हमारे पेरेंट्स ने उड़ना सिखाया, और उड़ना सीखोगे तो ही आपको जो है जिंदगी में उड़ान भरने में मजा है। ईगल कैसे सिखाता है अपने बच्चे को उड़ना? ईगल ऊपर ले जाके 10,000 पे छोड़ देता है बच्चे को, उसके पंख भी नहीं खुले होते हैं। वो बच्चा जब गिरता है ना नीचे तो अपने आप पंख खुलते हैं और फिर वो उड़ना शुरू होता है। Amazing. तो बी एन ईगल टू योर चाइल्ड, मतलब उसको इतना ज्यादा छतरी के नीचे मत रखिए। सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ। नहीं डाइग्रेस नहीं हो रही है, बहुत अच्छी चीज बताइए, हम तो सुन रहे हैं। वो कितना अच्छे से आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आजकल के यूथ्स और सबको समझना भी चाहिए कि एक मेजर जनरल जो बॉर्डर पर भी युद्ध लड़ा, जो विदेश में शांति सेना में गया, वहाँ आतंकवादियों से मुकाबला किया, और जब वो इंडियन टेरिटरी में आता है तो वो राम रहीम का आंदोलन भी देखता है और बिना खून बहाए डेरे को खाली करा लेता है। जाट आंदोलन में भी आपने देखा था? जाट आंदोलन 2017 हमने जाट आंदोलन को ही खत्म कर दिया। उसके बाद जाट आंदोलन हुआ ही नहीं है। आप देखिए 16 में बहुत भयंकर हुआ था, 16 में बहुत कैजुअलिटीज हुए थे, और 17 में हुआ था। उसके बाद चार्ज मेरे पास था। एक्सप्लेन करिए क्या था, कब हुआ, कैसे, क्या? देखिए जाट आंदोलन क्या है, मैं कल ही इसके बारे में बात कर रहा था कि बेसिक इशू क्या था कि राजस्थान में जाट्स को रिजर्वेशन है, हरियाणा में नहीं है। तो हरियाणा के जाटों का डिमांड था कि ये रिजर्वेशन जो राजस्थान में हरियाणा में भी लागू होना चाहिए, ये इतना सा डिमांड था। पर 2016 में बहुत कैजुअलिटी हुए थे, तब मैं वहाँ नहीं था हिसार में। 17 में हम हिसार में गए, सेम आंदोलन हुआ लेकिन इतना शांति से हुआ, और कोई एक कैजुअलिटी आर्मी को वहाँ बुलाया गया था? आर्मी बुलाया गया था। कैसे? हमारे जॉइंट ऑपरेशन रूम हमने हिसार कैंटोनमेंट में रखा था। हमने प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई। एक होता है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कि आंदोलन में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, उधर कॉलम भगाओ, इधर भगाओ। हमने कहा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है आप इन्फिल्ट्रेट कीजिए उनकी गैदरिंग्स में, उनकी मीटिंग्स में, उनके कोर ग्रुप में, वहां पता कीजिए क्या होने वाला है। होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए ना। आप बाद में रिएक्शन कर रहे हो, इंटेल गैदरिंग। हाँ, आप इंटेल गैदरिंग करके क्या होने वाला है पहले आपको मालूम होना चाहिए ना। कोई भी सिचुएशन है, होने के बाद तो आप फिर रिएक्शन ही करते रहोगे। ज्यादा डिटेल में शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हमने ये सिचुएशन को प्रोएक्टिव तरीके से हैंडल किया। आंदोलन हुआ, शांति से हुआ, कोई किसी तरीके की भी जो है गोलीबारी, कुछ सिचुएशन 2017 में कुछ भी नहीं हुआ। और आपको मालूम है 2017 के बाद तो हुआ ही नहीं। अच्छा, ये जो ऑपरेशन खुखरी है, सुना इस पर मूवी भी आने वाली है, आपका किरदार रणदीप हुड्डा निभाने वाले, क्या है, कैसे? एक ये मूवी कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ है रणदीप हुड्डा प्रोडक्शन हाउस, और वो इस पे फिल्म बनाने वाले हैं, और अभी एडिटिंग उसका जो स्क्रिप्ट वगैरह वो चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि बुक आने से लोगों को मालूम चला ऑपरेशन खुखरी क्या है। मतलब यूनिक ऑपरेशन है कि शांति सेना, अच्छा शांति सेना में अलग अलग जो देशों की सेनाएं हैं वो भेजी जाती हैं यूनाइटेड नेशंस के तहत। तो उसमें इंडियन आर्मी भी गई थी, और इंडियन आर्मी ने ये जो ऑपरेशन खुखरी चलाया, और देखिए ऑपरेशन खुखरी किसका था? इंडियन आर्मी के जवानों का। उसको हाईजैक किया ब्रिटिश आर्मी ने, और ये कह के कि ये तो ब्रिटिश आर्मी का ऑपरेशन था। मेजर पुनिया ने किताब लिखकर असली खुलासा किया, और ये सेरा लियोन जो अफ्रीका में है,
और वहाँ पर उसके जंगलों में आतंकवादियों के साथ ये पूरा ऑपरेशन खुखरी चलाया, जिसमें जो इंडियन आर्मी की बहादुरी के किस्से हैं इसमें। हुड्डा से मुलाकात हुई थी, रणदीप हुड्डा से आपकी? हाँ जी, हमारी मुलाकात काफ़ी होती रहती है, और क्योंकि वो मेरा किरदार निभाने वाले हैं तो काफ़ी कुछ मेरे बारे में जानकारी उनको लेना भी ज़रूरी है। अभी काफ़ी मीटिंग्स हमारी हुई हैं। एक चीज़ और मैं ऑपरेशन खुखरी के बारे में बताना चाहूँगा कि सिरालियन के जो लोग हैं आज भी ये मानते हैं कि उनके देश में अगर आज शांति है तो इंडिया की वजह से, हिंदुस्तान की वजह से। वो शुक्रगुजार हैं इंडिया के, इंडियन आर्मी के। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अगर चाहे ना, वेस्टर्न अफ्रीका में अपना बेस बना करके सिरालियोन के साथ में एक हम स्पेशल स्टेटस, एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट प्रोग्राम, एक ट्रेड इकोनॉमी का काफ़ी हमारे पास एक ऑप्शन है जिस पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये भावना है। मेरे को ईमेल आते हैं वहाँ के लोगों के अभी भी, अच्छा, हाँ, कि आपकी वजह से हमारे देश में आज शांति है। क्योंकि ये जो आरयूएफ को हमने हराया ना, उसके बाद आरयूएफ जो है नेगोशिएशंस के लिए टेबल पे आ गई और शांति कायम हो गई परमानेंट। क्योंकि उनको पहली बार किसी ने उनके गढ़ में हराया था। आज तक दुनिया में कोई फोर्स, वहाँ नाइजीरियन फोर्स भी गई थी, वहाँ पे और देशों की फोर्स भी गई थी, आरयूएफ को किसी ने नहीं हराया था। पहली बार आरयूएफ को उनके गढ़ में अगर कोई हरा के आया था तो इंडियन आर्मी। कितने लोगों को ठोका था आप लोगों ने? लगभग देखो, ऑफिशियल कैजुअलिटीज उनकी 250-300 तो ऑफिशियल थी इस ऑपरेशन के बाद। जो रेडियो उस जमाने में होता था, रेडियो में न्यूज आई थी, पर उससे ज्यादा हुई होंगी, उससे ज्यादा हुई होंगी। और अपनी सिर्फ एक, हाँ, एक, अनफॉर्चुनेट, और उसमें उनकी कमर टूट गई थी। उसकी वजह से वो शांति के रास्ते पे आ गए, और सिरालियोन आज एक पीसफुल कंट्री है जिसमें शांति है। ऑपरेशन खुखरी के दौरान मारते मारते जो आपने बोला 70 किलोमीटर की यात्रा, उसके बाद फिर आप पहुंचे, हम बटालियन हेडक्वार्टर, फिर इंडिया कब आए, क्या यादें हैं आपकी? देखो, पहली बार तो जब हम हमारी मेन फोर्स को मिले ना, तो जो मजा आता है ना, एक लिंकअप, जब आपकी फोर्स एक टुकड़ी उधर से आ रही है, एक टुकड़ी इधर से आ रही है, आप लड़ते लड़ते आ रहे हो, रास्ते में जो मिलने का जो मजा होता है ना। एक जगह थी पेंडम्बू, वहाँ पे हमारा आपस में दोनों का लिंकअप हुआ था, मेन फोर्स का और हमारा। फिर हम रात को पेंडम्बू में ही रुके हैं, रात भर एक पेरिफेरल डिफेंस बोलते हैं, वो डिफेंस लेकर के उस पर भी हमारे पे फायरिंग रात भर आती रही है। लेकिन लकीली जो हमारी फोर्स उधर से आती है दारू से, उसके पास जो हमारे BMP बोलते हैं, टैंक जैसा हथियार होता है, वो थे। तो उससे वो लोग डरते थे, क्योंकि उसके ऊपर जो गन होती है उसमें फायरिंग की इतनी स्टेमिना है कि पूछो मत। और उसके बाद अगले दिन हम वहाँ से वापस दारू आते हैं। और इस ऑपरेशन की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि हमारे को जो रिसेप्शन मिला दारू आने के बाद आम लोगों का, जो देश में लोग लड़ाई से, मारकाट से परेशान हो चुके थे, आरयूएफ के खिलाफ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनसे डरते थे। और जब आरयूएफ को ठोक के आए तो दारू के लोग, जो वहाँ पे 300-400 लोगों का गांव था, उन लोगों ने क्या रिसेप्शन किया हमारा, एक सेलिब्रेशन, एक माहौल बना दिया। और उसके बाद तो पूरे सिरालियोन में ये हो गया था कि आरयूएफ को इंडियन आर्मी ने हरा दिया है। तो हम एक वहाँ के नेशनल हीरो के स्टेटस में आ चुके थे, इंडियन आर्मी, कि इंडियन आर्मी ही ऐसी आर्मी है जिसने, आए थे हथियार डलाने के लिए, हथियार उन्होंने नहीं डाले, तो उनको ठोक करके हम वापस जो कामयाबी करके दारू पहुँचे, उसको एक हाईलाइट मिला। वहाँ की मीडिया ने इतना मतलब अच्छा लिखा इंडियन आर्मी के बारे में, आर्टिकल्स आज भी मेरे पास हैं, कि इंडियन आर्मी वाज द नेशनल हीरो ऑफ सिरालियोन, कि सिरालियोन के लोग जो है इंडियन आर्मी को भगवान मानने लग गए थे, कि अभी शायद आरयूएफ का चैप्टर खत्म हो गया है। और एक्चुअल में खत्म हो गया था। हम वापस तो 2-3 महीने बाद आए हैं, लेकिन लोग बोलने लग गए थे कि आप अगर अभी इलेक्शन लड़ लो ना यहाँ पे सिरालियोन में, तो आपको शायद ये प्रेसिडेंट भी बना दे। फिर आप ने ऑपरेशन खुखरी के बारे में बताया, और मेजर जनरल राजपाल पुनिया की ये किताब है खुखरी, आप ज़रूर पढ़िएगा। और खुखरी जो ऑपरेशन है वो साउथ अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में सेरा लियोन के एक जंगल में किस तरह से इंडियन आर्मी के जवानों को घेर लिया था आतंकियों ने। और उसके बाद फिर कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रहे, क्योंकि जो आतंकी थे उन्होंने शर्त रखी थी आर्मी के सामने कि हथियार डाल दे और उसके बाद फिर उन्हें जाने दिया जाएगा। और कई देशों की सेनाओं ने
जो शांति सेना में शामिल थी, उन्होंने हथियार डाल भी दिए थे उन आतंकियों के सामने और चड्डी बनियान में उनको घर जाना पड़ा था, लेकिन इंडियन आर्मी ने यह तय किया था कि वो हथियार नहीं डालेंगे। उसके बाद किस तरह से मेजर पुनिया के नेतृत्व में जो इंडियन आर्मी के जवानों ने भूखे प्यासे उसके बाद आतंकियों का सफाया किया और वहाँ शांति कायम की, ये पूरी कहानी ऑपरेशन खुखरी की किताब में है। इस पर एक फिल्म भी आने वाली है, रणदीप हुड्डा जो वो फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ कैसे जो एक सेना का जवान होता है वो सरहद पर भी लड़ता है और सरहद के अंदर जब उसे कोई टास्क दिया जाता है तो किस तरह से दिमाग से वो अपने दिमाग को अप्लाई करता है। और जो राम रहीम सिरसा जहाँ पर दंगे फसाद कई लोगों की मौत हो गई थी, वहाँ पर सेना का जवान जाता है, दिल और दिमाग दोनों लगाता है और उसके बाद डेरा खाली कराता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। हमारे सामने जो शख्स मौजूद हैं इनका नाम है मेजर जनरल पुनिया। मेजर जनरल पुनिया इंडियन आर्मी में थे और पश्चिमी साउथ अफ्रीका के सेरेना लियोन में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी में इंडियन आर्मी के जवान कैसे जंगल में घुस जाते हैं, चारों तरफ से आतंकी इंडियन आर्मी के जवानों को घेर लेते हैं। आतंकियों की शर्त ये थी कि वहाँ जो शांति सेना थी जिसमें अलग अलग देशों के जवान मौजूद रहते हैं, वो सरेंडर कर दे, अपनी हथियार डाल दे आतंकियों के सामने और चले जाए। तो तमाम जो देशों की सेनाएं थी उन्होंने हथियार डाल दिए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के जो जवान जो शांति सेना में थे उन्होंने ये तय किया कि वो हथियार नहीं डालेंगे। उसके बाद कैसे जंगल में वो कई दिनों तक आतंकियों से घिरे रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। उसके बाद उस जो इंडियन आर्मी के जवानों को नेतृत्व कर रहे थे राजपाल पुनिया, वो कैसे ऑपरेशन को लीड करते हैं और तय करते हैं कि अब आतंकियों से आमना सामना करना है। तो कैसे ये पूरी लड़ाई लड़ी गई भारत से दूर पश्चिमी साउथ अफ्रीका के सेरेना लियोन में, और क्या है ऑपरेशन खुखरी की पूरी हकीकत, और साथ ही साथ राम रहीम सिरसा में जो डेरा जो खाली कराया गया था वो कैसे दिमाग से राजपाल पुनिया ने खाली कराया, वो तमाम किस्से हम अपने पॉडकास्ट में बताएंगे। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि ये जो ऑपरेशन खुखरी है इस पर जल्द ही एक फिल्म भी आने वाली है। तो पूरी जो कहानी है वो हमारे इस पॉडकास्ट में आप आने वाले दिनों में सुनेंगे, तो इंतज़ार करिए ऑपरेशन खुखरी का।